नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज का जो वीडियो होगा हमारा ये है खास करके यूपी टेट एग्जाम 2023 के लिए। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं यूपी टेट एग्जाम की। और आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे से हम इसके वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन इसमें कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर चार विकल्प आपके लिए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव। तो देखिए, कृदंत प्रत्यय कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो यदि हम बात करें कृदंत प्रत्यय की, तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ये क्रिया शब्द या फिर धातु शब्दों के साथ में कृत प्रत्यय के जुड़ने से कृदंत प्रत्यय बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा क्रिया। और क्रिया के साथ भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ ये धातु शब्दों के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन थर्ड जो होगा ये इसमें आपका उत्तर होगा। आगे देखते हो, अगला प्रश्न है यहाँ पर आगे कुआ पीछे खाई नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है जो कहावत लोकोक्ति है। इससे बोलने से हमें पता चलता है कि इसका क्या अर्थ होगा। चार विकल्प आपके लिए हैं: चारों तरफ जल होना, रास्ते बंद होना, दोनों और मुसीबत, बीच में से निकल भागना। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर आगे पीछे कुआ खाई पीछे खाई, इसका मतलब हो जाता है कि दोनों ओर ही यहाँ पर मुसीबत देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा प्रश्न का उत्तर। आगे अगला प्रश्न आता है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कारक की पहचान हमें इसमें करना है और किसमें अधिकरण कारक का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो देखिए, पहला है वाहनारूढ़, गंगा जल, सत्ताधीश, रेखा चित्र। तो यदि हम देखें तो वाहनारूढ़ जो रहेगा इसमें यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। और वाहनारूढ़ का मतलब होता है वाहन पर आरूढ़ होना, वाहन पर सवार होना। तो यहाँ पर होगा पहला विकल्प इसका उत्तर। आगे प्रश्न आता है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। 1971, 1972, 1973 और 1974। तो यहाँ पर विकल्प नंबर दो जो होगा हमारा 1972, यही इसमें हमारा उत्तर होगा। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये एक लेखक थे, साथ ही साथ कवि भी थे। कवि और लेखक दोनों की श्रेणी में आते हैं। और यदि हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म जो है ये बेगूसराय जिला, बिहार, भारत में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 2 वर्ष बाद यानी कि ये पुरस्कार मिल रहा है 1972 में, और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हुई थी। इसी के साथ में यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये कौन सी विधा के लेखक थे, तो गद्य पद्य दोनों, यानी कि कवि भी हैं लेखक भी हैं। तो ये गद्य और पद्य दोनों विधाओं के कवि और लेखक हैं। इसी के साथ बात की जाए तो इनके लिए कुछ उल्लेखनीय इनकी रचनाएं हैं जिनके ऊपर अक्सर प्रश्न आता है। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, ऐसी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके ऊपर अक्सर प्रश्न पूछते हैं। अब बात करें इनके कुछ पुरस्कार की, तो देखिए यहाँ पर जो पुरस्कार पूछा गया है ये पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। परंतु यहाँ पर एक पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला है। और पद्म भूषण जो पुरस्कार मिला था ये मिला था वर्ष 1959 में। तो यहाँ पर और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है और वो भी 1959 में ही प्राप्त हुआ है। और तीसरा पुरस्कार यहाँ पर हमने देखा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि उर्वशी रचना के लिए इनको प्राप्त हुआ है, ये मिला है 1972 में। चलिए, अगला हमारा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को हमें पहचान करना है। भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है, मछली है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मछली। चलिए, अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो देखिए, उन्मूलन मतलब होता है नष्ट करना, खत्म होना। तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द क्या होगा, उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 रोपण। भिन्न दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द हमें इसमें पहचानना है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम भिन्न अर्थ वाले शब्द की बात करें
तो वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड भार्या। और भार्या मतलब होता है पत्नी, परंतु यहाँ पर यदि देखें आत्मजा, नंदिनी, कन्या, तो ये है पुत्री, मतलब इनका अर्थ होता है पुत्री या बेटी। तो यहाँ पर तीनों अलग जा रहे हैं और एक भार्या इसमें अलग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर तरणी का पर्यायवाची सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूर्य। चलिए आगे देखें, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो यहाँ पर उत्तर होगा समास का अर्थ होगा संक्षेप। समास का मतलब ही होता है संक्षिप्त करना या संक्षेप। आगे देखिए स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ क्या होगा? स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वतः उत्पन्न हुआ हो, स्वयं पैदा हुआ हो, वो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? और इसमें पहचानना है पुल्लिंग शब्द को। दुर्घटना, बुढ़ापा, दया, निर्धनता। तो यदि देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड बुढ़ापा एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। बाकी दुर्घटना, दया, निर्धनता तीनों शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। देखिए जब हम बात कर रहे हैं लेखन कौशल की, लेखन कुशलता की, और उसका विकास करने के लिए हम यदि देखें तो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा प्रतिलिपि, मतलब नकल करना, कहने का मतलब है उसकी प्रतिलिपि करना। बाकी यदि हम देखें तो अधूरी कहानी को पूरा करना एक लेखन कौशल का विकास करने के लिए अच्छा है। कहानी, कविता का आदि का सृजनात्मक लेखन ये भी लेखन कुशलता के लिए महत्वपूर्ण है, और आंखों देखी घटनाओं को लिखना ये भी लेखन कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि होगा प्रतिलिपि, सबसे कम महत्वपूर्ण। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने आदिकाल को संज्ञा क्या दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बीजोपन काल। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो संज्ञा दी है वो दी है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बीजोपन काल। अलग अलग हिंदी साहित्य के इतिहास में अलग अलग विद्वान हैं और उन्होंने अलग अलग संज्ञाएं यहाँ पर आदिकाल को दी है। जैसे बात करें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा है, और महावीर प्रसाद ने बीजोपन काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है ना। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? तो देखिए पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होगा शब्दों, वाक्यों एवं शुद्ध रूप से उच्चारित करना। दूसरा है केवल अक्षर पहचान करना, तेज गति से पढ़ना। फोर्थ है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। फोर्थ विकल्प इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, तो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें हमें क्या करना चाहिए? कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, या वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो देखिए भाषा सीखने में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और अक्सर पूछा जाता है सीटेट, यूपीटेट, किसी भी टेट की बात करें तो ये त्रुटि से संबंधित प्रश्न आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। और इसका उत्तर हमारा होगा वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ साथ दूर भी होने लगती है। तो फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? यहां पर हैं तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, रहीम। तो ये पंक्तियां जो हैं ये तुलसीदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का उपहार दें, उषा ने हंस
अभिवादन किया और पहनाए हीरे का हार प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसमें उत्तर। सभा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहां पर देखिए सभा शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो देखना है। तो सम्मिलित, बैठक, परिषद, महावर्तन। तो हम देखें तो सम्मिलित शब्द जो है ये सभा का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी बैठक, परिषद, महावर्तन आदि सभा के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें कमल शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है और कमल शब्द का पर्यायवाची है ताम्रस, रसाल, सोमरुज, अंबुज। तो यहां पर यदि हम देखें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ अंबुज, जो कि कमल का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न आता है मनमाना में कौन सा समास है? तो मन माना ने मन से माना हुआ। तो यहाँ पर अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर थर्ड। ईमानदार यह पद विशेषण का भेद है। तो ये कौन से विशेषण का भेद होगा? परिमाण बोधक, गुणवाचक, प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर हो जाता है गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा ईमानदार शब्द। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो उसे हमें पहचान करना है। विषाद, निकृष्ट, उत्कृष्ट या फिर धृष्ट। तो यहां पर होगा ऑप्शन फर्स्ट विषाद। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए यदि हम एक शब्द की बात करें, आगार, प्राकथन, पिष्ट पेषण, प्रस्तावना। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड पिष्ट पेषण। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? तो यहां पर रक्षाबंधन नाटक के रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राकेश मोहन राकेश। तो यहां पर उत्तर होगा हमारा हरिकृष्ण प्रेमी, जो कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता के रूप में रहेंगे। और इनके जन्म से संबंधित बात की जाए तो 1908 को गुना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जगन्नाथ में संधि स्वर, व्यंजन, यण या वृद्धि। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है काफी सरल सा प्रश्न है, जगन्नाथ में होगी व्यंजन संधि। जगत धन नाथ। तो नायक का सही संधि विच्छेद ना धन अक, ने धन अक, नए धन अक और नौ धन अक। तो यहां पर इसके लिए सही विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड नए धन अक। नभ में झपटत बाज लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल, नयन लावक, हिलियो न रंच। इन पंक्तियों में पूछा है रस, और इनमें रस भयानक, रौद्र, विभत्स या वीरस, कौन सा रस यहां पर होगा? तो यहां पर होगा भयानक रस। अगला प्रश्न है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अनुप्रास, अन्योक्ति। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यमक अलंकार। अगला प्रश्न है अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। यहां पर उपरोक्त पंक्तियों में निहित रस की बात पूछी गई है। तो यहां पर कौन सा रस होगा? संयोग, श्रृंगार, करुण, शांति या फिर वियोग। तो उपरोक्त पंक्तियों को यदि हम देखते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर हमें एक करुण रस जो है वो इसमें नजर आता है, और ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही हमारा उत्तर होगा। मैं पढ़ रहा हूं वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? तो ये तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान। अब देखिए यहां पर यदि हम देखें तो मैं पढ़ रहा हूं, ये वाक्य यहां पर क्योंकि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है और ये वर्तमान काल कहलाएगा, यानी कि तात्कालिक वर्तमान काल ये कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे यूपीटेट एग्जाम के लिए 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट।
कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।